नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का वीडियो प्रतियोगिता दर्पण के ऊपर बेस्ड है। करंट अफेयर का पार्ट चल रहा था, पर पार्ट सेकंड है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कराएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इकोनॉमी और इसमें स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, फिर आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। तो करंट अफेयर की जो इसकी सीरीज़ है प्रतियोगिता दर्पण में, खासकर वार्षिकांक जो आता है उसमें आपको साल भर का पूरा कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना प्रतियोगिता दर्पण कवर करता है उतना कोई भी मैगजीन कवर नहीं करती है। हाँ, इसके टक्कर में एक दो मैगजीन आती है। एक विज़न की आ जाती है, पीटी, आपने सुना होगा पीटी 365। वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है, यूपीएससी लेवल की चीज़ है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। दृष्टि की भी आती है, तो दृष्टि भी यूपीएससी वालों के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट सर्विसेज और अगर छोटे मोटे एग्जाम जो वन डे एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है। और इसके अलावा एडिशनल में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो है स्पीडी, तो वो सफिशिएंट है। उसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे भाई एमपी वाले हो आप, तो एमपी के लिए भी आपको किसी न किसी करंट अफेयर की बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ तक आ गए थे, समझौते, संबंध और विदेश नीति के ऊपर देखना था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। तो वो एमओयू क्या है आपको देखिए, वो तो आपको मेंस के लेवल के हिसाब से भी जरूरी है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी जरूरी है कि भाई कितना टारगेट क्या रखा है। तो यहाँ पे जो जानकारी निकल के आती है वो ये है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो इसमें बहुत सारी वस्तुओं के लिए होता है। तो इसमें क्या लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार जो है, उसको 27 अरब बिलियन डॉलर से 45 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से भारत और नीदरलैंड के बीच में भी क्या हुआ है ये देख लो कि यहाँ पर क्या हुआ कि भारत और नीदरलैंड की 75वीं वर्षगांठ है। किस चीज़ की? राजनयिक संबंध की। राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ हाल ही में भारत और किस देश की बनाई गई है, ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा। तो आपको बताना है कि नीदरलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बारे में बात हो रही है। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। वो कब हुआ है? एमओयू मतलब एफटीओ हुआ है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और इस ये हुआ है 1 मई 2022 को। ये याद रखना डेट, और दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दोनों के हिसाब से जब मैं बोल रहा होता हूँ इसका मतलब ये कि प्री और मेंस। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि भाई वस्तुओं का बहुत सारी चीज़ें आप आयात निर्यात करते हैं, उसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, वहाँ से कुछ बुला रहे हैं, जिसको आयात और निर्यात बोला जाता है। तो उसके बीच में जो उत्पाद शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगता है, वो चीज़ें आपकी कम कर दी जाएगी और उसको जीरो कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जो टैक्स नहीं लगेगा, तो मतलब आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो ये कितनी टोटल वस्तुएं? ये है 6090 वस्तुएं हैं जिनका बीच में समझौता हुआ है। और इसको क्या बोला है? इसको बोला केपा या सेपा, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं, इसका हिंदी में ये फुल फॉर्म दिया है, व्यापार व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भाई 5 वर्षों में क्या करना है। बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात हो रही है कि 60 बिलियन डॉलर है अभी, तो इसको 100 बिलियन डॉलर कर देना है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में समझौता हो गया। तो किस क्षेत्र में हुआ है, क्या कारण है, कैसे क्या है? तो ये बोला जा रहा है कि भाई सतत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की गई है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत किन किन देशों के मध्य की है, या भारत ने किस देश के साथ की? तो जापान के साथ की गई। तो स्वच्छ ऊर्जा में क्या होगा भाई? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने होंगे, तो उसके लिए आपको स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होगी, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता होगी, है ना, बैटरीज की सहायता होगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होगी? आपको भाई, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो आपको किसी ना किसी से सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए समझौता हुआ है। आप कुछ राष्ट्रीय क्षतियाँ देख लेते हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका निधन हो गया। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। तो ये कथक सम्राट थे। कथक सम्राट, कथक एक नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य, ये करते थे। ठीक है, तो इनसे संबंध है। और इनका मूल नाम अगर पूछ लिया जाए तो कोई भरोसा नहीं, पूछ भी सकते, पंडित ब्रजमोहन मिश्र। पंडित ब्रजमोहन मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर कुछ ज़्यादा पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो वैसे 3 मार्कर में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है मेंस में। तो इनको संगीत नाटक अकादमी आपको 1 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये 1964 में मिला। कालिदास सम्मान 1987 जो कि मध्य प्रदेश शासन देता है। और पद्म विभूषण जो केंद्र सरकार देती है 1986 में। तो ये 3 मार्कर में आप इतना लिखेंगे तो आपको आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 में से 3 नंबर मिलते हैं 3 मार्कर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया, आपको पता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी का मूल नाम क्या है और उनको कौन कौन से सम्मान मिले, किस
जिले में उनका मतलब जन्मस्थल कौन सा है? तो इंदौर में जन्मस्थल है, मूल नाम उनका हेमा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और बहुत सारी मैगजीन ये कवर करती नहीं है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि भाई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, ठीक है। और इन्हें जो उपाधि दी गई ये आपको तो पता ही था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, स्वर कोकिला बोला जाता है, ठीक है, स्वर कोकिला। आगे बढ़ेंगे तो इनका कुछ अवार्ड देख लो कि कौन सी चीज़ कब मिली। भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1999, पद्म भूषण 69, दादा साहब फाल्के 1989। तो इसको क्रम से याद रखो। कैसे क्रम से, मतलब आपका क्या है कि सबसे पहले पद्म भूषण याद रखो 1969, फिर उसमें 20 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 1989, तो दादा साहब फाल्के हो जाएगा। फिर उसमें 10 ऐड करो तो ये हो जाएगा पद्म विभूषण, और फिर उसमें आपको 2 साल ऐड करने हैं तो भारत रत्न, ठीक है। ऐसा आप क्रम बना लेना, आराम से आपको याद हो जाएगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि फ्रांस ने इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, उसका नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक। प्रवीण कुमार सोपती जी का निधन हो गया। अब ये प्रवीण कुमार सोपती जी को आपने सभी ने देखा है, लेकिन नाम से आप भूल जाएंगे। तो ये भीम का जो किरदार निभाया था, बी आर चोपड़ा का जो महाभारत सीरियल आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, और जिन्हें नहीं देखा वो दुर्भाग्यशाली है। आपको देखना चाहिए, बहुत सारी सीख मिलती है। आपको गीता भी पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ी हो कभी जीवन में तो एक बार तो जरूर पढ़े, या फिर आप रामायण महाभारत ऐसे धारावाहिक देखना चाहिए, उससे बहुत सारी सीख मिलती है। जीवन कैसे जिया जाता है, क्या चीज़ें होती, क्या चीज़ें नहीं होती है, वो सब समझ आपको मिलेगी वहाँ से, ठीक है। तो प्रवीण कुमार सोपती जी ने भीम का किरदार निभाया था, और ये सिर्फ एक्टर नहीं थे, इनके बारे में आपको ये चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी कि भाई ये हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो के एथलीट थे, और 4 बार एशियन गेम्स में पदक विजेता रहे। 1968 में मैक्सिको, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इन्हें प्रतिनिधित्व किया है भारत का। तो छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थी, इतना बड़ा शरीर था जिस व्यक्ति का, 7 फीट के जो थे, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो एथलीट भी थे, ठीक है। तो हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो। राहुल बजाज जी का निधन हो गया। ये माने जाने माने उद्योगपति थे, बजाज कंपनी का स्कूटर जो है ना, और ये बजाज जो कंपनी ऑटोमोबाइल बनाती है उसी के बारे में बात हो रही थी। बजाज समूह के संबंधित थे, जमनालाल बजाज के पौत्र थे। तो ये किसके पौत्र ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होगा कि भाई चेतक जो स्कूटर आता था, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए आता था, प्रिया स्कूटर आता था जो गर्ल्स के लिए आता था, तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने ही बनाई थी और ये डिज़ाइन की थी, या फिर इनके विकास में इनका योगदान था, ये मान के चलिए, ठीक है। तो प्रिया स्कूटर और चेतक स्कूटर। बप्पी लहरी जी का निधन हो गया, सभी जानते हैं इनके बारे में, भाई सिंगर थे, लेकिन इनका जो मूल नाम है ये किसी को नहीं पता। अलोकेश लाहिरी थे, ठीक है, अलोकेश लाहिरी। आगे बढ़ते हैं कि किरोड़ी सिंह बेसला, इनके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं निकलती, इस वजह से इनको अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन अगर सिर्फ सुनना चाहते हो तो गुर्जर आरक्षण से संबंधित है किरोड़ी सिंह बेसला। शिव कुमार सुब्रमण्यम का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं समझ में आता। टी आर रामाराव, ये चेन्नई के मतलब एक्टर थे, तमिलनाडु के, तो बस नाम याद रख लो, एक बार सुन लोगे तो ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना कम होती। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया। काफ़ी दुखद ये घटना हुई। प्रसिद्ध संतूरवादी थे, आपने सुना होगा। और ताज जो चाय आती है, ताज, इसका एड में जो संतूर बजाते हुए दिखे आपको, वो यही है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अब उसमें 2 लोग दिखते हैं, जो सबसे एजेड है वो शिव कुमार शर्मा जी है, ठीक है। और उसमें वो जो बाद में मिले हैं उनको भी दिखा देंगे, उनका भी आपको बताते हैं। तो इनका जन्म स्थल है जम्मू में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, याद रखना, संतूरवादक है। आगे बढ़ते हैं। सुखराम जी कौन थे? सुखराम जी के बारे में बस इतना पता कर लो कि भाई सुखराम जी को संचार क्रांति के मसीहा के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन ये बनेगा कि संचार क्रांति के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो वो सुखराम है, ठीक है, सुखराम जी। सिद्धू मूसेवाला, प्रसिद्ध खालिस्तानी का निधन हो गया। खालिस्तानी और सिंगर, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं इनको, ठीक है। कृष्ण कुमार कुन्नत, जो के सिंगर है, ये आपको पता है, कृष्ण कुमार कुन्नत इनका फुल नाम था। ये अगर नहीं पता हो तो ये आपको पता चल जाएगा। हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, जो कि काफ़ी दुखद था, ठीक है। भजन सोपोरी, ये भी भजन सोपोरी है, जो अभी मैं बात कर रहा था, ताज, ताज़ा जो चाय है, ताज़ा है या फिर ताज टाटा जो भी चाय है, उसमें ये ऐड करते थे, तो इनका भी निधन हो गया। संतूर वादक थे, सोपोर जिला, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर के सोपोर से, ठीक है, कश्मीर के सोपोर से। भजन सोपोरी, संतूर वादक, दोनों में से कोई ना कोई एक आने ही वाला है, याद रखना। पालोनजी मिस्त्री कौन है भाई? फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस बोला जाता है इनको, फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से प्रसिद्ध थे, और ये उद्यमी थे, इतने याद रखो। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। भूपिंदर सिंह कौन है? भूपिंदर सिंह पार्श्व गायक थे, ठीक है, पार्श्व गायक मतलब सिंगर थे बॉलीवुड के, तो ये निधन हो गया इनका। सुशोभन बंदोपाध्याय, इनकी आवश्यकता नहीं पढ़ने की। अतुलानंद गोस्वामी, ये भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ पढ़ने की होती है, फिर पढ़ते रहोगे तो फिर पढ़ते ही रह जाओगे,
ठीक है, तो अवॉइड करो वो चीज़ें जो नहीं पूछी जाती है। राकेश झुनझुनवाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना बनती है। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। वॉरेन बफेट कौन है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये भाई सबसे बड़े दिग्गज निवेशक है अमेरिका के, जो नेस्डैक है ना वहाँ पे निवेश करते हैं, और सिर्फ निवेश करने के माध्यम से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बना है। तो सोचो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से कोई इंसान इतना अमीर बन सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर हो। तो यही कार्य करते थे राकेश झुनझुनवाला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो इनको भारतीय बाजार का बिग बुल भी बोला जाता था। और बिग बुल जो आपको वेब सीरीज़ आई थी या फिर स्केम 1992, ये सीरीज़ देखनी चाहिए। खासकर ऐसी प्रोडक्टिव वेब सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए जिससे आपको कुछ नॉलेज का गेन होता है, कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती है जो शायद आपको नहीं पता है, ठीक। साइरस मिस्त्री जी का निधन हो गया, तो इनके बारे में सभी को पता है, टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके थे ये, और इनका निधन हो गया, काफ़ी दुखदायी है। राजू श्रीवास्तव जी का भी निधन हो गया। मूल नाम पता होना चाहिए, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव नाम था इनका, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, या गजोदर भी, गजोदर के नाम से एक्टिंग करते हैं, है ना। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी नेता था मुलायम सिंह यादव, इनका निधन हो गया। तो मुलायम सिंह यादव के बारे में एक चीज़ ये याद रखो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के समय रक्षा मंत्री थे, और बाकी जो यादव, उत्तर प्रदेश का जो यादवकरण है वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के कारण ही है। तो यादव, जितने यादव आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश यादव में, उत्तर प्रदेश बिहार में, तो ये सब इन्हीं का योगदान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी पे इन्हीं को बिठाने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। इला भट्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इला भट्ट हो जाएगी सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 में इन्होंने जो संगठन का निर्माण किया था उसका नाम याद रखो, सेवा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1977 में। 2001 में गांधी शांति के लिए निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी सम्मान मिला है। और सेवा का फुल फॉर्म आप पता कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NGO है ये सेवा, और भारत का लगभग पहला NGO है ये, मान के चलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टनल, अब यहाँ पे कुछ ऐसी अन्य विविध बहुचर्चित राष्ट्रीय घटनाएं देख लेते हैं कि अटल टनल में क्या हुआ है, ये बारे में बात कर लेते हैं इसके, कि भाई हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मनाली व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल, जिसका पूर्व नाम क्या था, रोहतांग टनल, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली विश्व की सबसे लंबी टनल है। तो अपने को ये सब याद नहीं रखना है कि भाई कितनी हाइट है क्या नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि अटल टनल किससे किसको जोड़ती है। तो ये मनाली से जोड़ती है लाहौल स्पीति को, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश राज्य याद रखो, इतना काफ़ी आपके लिए। दिल्ली में तीनों नगर निगम का एकीकरण हो गया। तो हाल ही में किस शहर के 3 नगर निगम का एकीकरण हुआ? वो दिल्ली है, मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण का एकीकरण हो गया, ठीक है। ये चीज़ अब बस इतने ही जान लो, यहाँ से ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है कि गरबा नृत्य। गरबा नृत्य आप नाम सुन के सोचेंगे गरबा तो वहीं उत्तर अपना गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा कि गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। इसको क्या हुआ, इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु शामिल किया। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कितनी परंपरा है, वो हो जाएगी 14। इंपॉर्टेंट फैक्ट है 14 कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कितनी परंपराएं शामिल है, तो ये हो जाएगी 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2021 में लेटेस्ट जो जुड़ी थी वो कोलकाता की दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है बात, कि भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संजोने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को कौन ने किया होगा? आपको सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके पहले जो 3 मूर्ति भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू जी का आपको पता परिसर के रूप में जाना जाता था, मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री निवास करते थे, तो इसका भी इसमें विलय कर दिया गया, ये मान के चलो, ठीक है। तो नेहरू संग्रहालय भी इसी में। भारत में 8 चीतों का पुनर्वास हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई नामीबिया से लाए गए थे, कितने चीते लाए गए थे? 8 लाए थे। और डेट याद रखना, डेट कैसे याद रखेगी मैं भी बता देता हूँ। इसको याद रखने का एक तरीका है कि 17 सितंबर को बर्थडे है नरेंद्र मोदी जी का, सेम उसी दिन पे ये आया था। श्योपुर में कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनका पुनर्वास किया गया। 1952 में चीते मतलब विलुप्त हो चुके थे, भारत से विलुप्त जो हुआ था चीता 1952 में इसको घोषित किया था, ये भी याद रखना फैक्ट है। लास्ट में कहाँ मिला था? छत्तीसगढ़ में मिला था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिला था, या अगर आप कमेंट कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा मिला? आकांक्षी जिला वही होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सबसे जो पिछड़े जिले हैं ना, उनको प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला बोला। और ये लगभग कितने जिले थे ऐसे? 112 जिले थे। तो इनको आकांक्षी जिला बोलकर इनके लिए एक टारगेट फिक्स किया कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, डेवलपमेंट करना है, फिर आप में से जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको हम अवार्ड देंगे। तो ये इस हिसाब से नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है हरिद्वार को।
अब हरिद्वार के डीएम मुझे जहाँ तक अंदेशा हो रहा है कि मुझे लगता है दीपक रावत जी है। अगर वो हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके द्वारा कितना अच्छा काम किया जाता है आप लोग यूट्यूब पर देखते रहते होंगे। प्रथम अवार्ड घोषित किया गया, ठीक है, और कितना अवार्ड मिलता है इसमें, 10 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। आप भी डीएम अगर एसडीएम बनते हैं तो आपको भी अपने ज़िले के लिए कुछ ऐसे ही काम करना चाहिए, यदि आकांक्षी जिला है तो, और नहीं है तो भी करना चाहिए, ठीक है। अपने को क्या है, अपन प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अपन देश का विकास करना चाहते हैं। आप दिन रात देख रहे हैं चीज़ों को कैसी ख़राब है, उसको सुधारना है, अपना एक ही मोटो है। जो चीज़ आपको लगती है, देखिए इसलिए बाहर मार्केट में घूमिए, ऐसे पढ़ाई में व्यस्त ना रहिए। पढ़ाई के अलावा जो वास्तविक दुनिया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर क्या क्या समस्या है, जो गरीब वंचित लोग हैं उनकी क्या समस्या है। आपको सड़क चलते या फिर आप कहीं भी आते जाते रहते तो थोड़ा सा वर्चुअल लाइफ में ना रह करके रियल लाइफ में रहो, कहाँ पर क्या समस्या है। कहीं पर अंधेरा है तो वहाँ पर लाइटें क्यों नहीं है। नगर निगम नगर पालिका का काम है कि वहाँ पे लाइट होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स वहाँ से आना जाना करती है, कोचिंग संस्थान अगर वहाँ है तो फिर वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ इस संबंध में कोई भी समस्या हो सकती है, या फिर चोरी लूटपाट इस टाइप की चीज़ें वहाँ होगी। जहाँ अंधेरा है वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम जरूर होगा, या फिर वहाँ पे गुमटी है तो वहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या है ना। इसके अलावा बहुत सारी समस्या है देश में, आपको उनको देखते हुए चलना है और दिमाग में रखना कि हाँ यदि मैं प्रशासन में आ जाऊँगी या आ जाऊँगा तो मुझे ये सब चीज़ें देखते नोटिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से चीज़ें सोचनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे सोच के चले। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ये कब किया, 16 मई 2022 को। 52वां 53 नंबर का भी हो गया, वो बाद में बात करेंगे। तो ये चौथा है कहाँ का, भाई राजस्थान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर आ जाते हैं। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते, लाइक तो बहुत सीमित लोग करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो होता नहीं है। अब हम लोग क्या है, कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए हेल्प करना है। इससे हमारी कुछ बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहाल नहीं होती इससे कि हमें कुछ बहुत अच्छा कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते प्रॉपर। सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग के लिए कितना अच्छा काम किया जाता है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से सपोर्ट ही नहीं आता। खैर छोड़िए। विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्र बहुचर्चित प्रकरण और चर्चित मुद्दे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ये देख लो कि भ्रष्टाचार के संबंध में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो होता है वो रिपोर्ट निकालता है। 2020 की रिपोर्ट निकाली है, तो उसका नाम पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार करप्शन CPI बोला जाता है शॉर्ट में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। 180 देश को शामिल किया जाता है, और इसमें जो पहले पे थे डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है। तो DFN करके शॉर्ट ट्रिक बना लो, DFN, ठीक है। तो इससे याद रख लो फर्स्ट के 3, और फिर लास्ट के याद रख लो दक्षिण सूडान हो जाएगा सबसे लास्ट में। अब भारत का देखना अपने को कि भारत का क्या लफड़ा है इसमें। तो भारत का लफड़ा ये है कि 85 नंबर के देश हैं हम, जहाँ पर हमारे को भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है पहले, क्योंकि 86 नंबर पे था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई पड़ोसी देशों की स्थिति देख लो। पड़ोसी देश की स्थिति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार, इथिक्स का पेपर ही है, इथिक्स के पेपर में आपको भ्रष्टाचार के संबंध में लिखना हो सकता है, और पेपर 2 में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी वाला जो सेक्शन आता है कि भाई आपको सुझाव देने कहीं पर, तो ये सुझाव ही देना पड़ेगा कि आपको परसेप्शन इंडेक्स जो होता है करप्शन वाला, उसको आप उसकी रैंक डालेंगे कि भाई ये रैंक है और इसमें अपने को इन क्षेत्रों में सुधार करके हम ऐसा कर सकते हैं। ये ही पॉइंट होते हैं बहुत अच्छे। पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो श्रीलंका 102 पे है, नेपाल 117, पाकिस्तान और म्यांमार 140 पे। तो इस मामले में अपनी स्थिति ठीक है। ब्रिक्स देशों में हम किससे बेहतर है, ये बोल रहा है कि ब्राज़ील और रूस से बेहतर है, ठीक है। तो ठीक है हमारा मतलब, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं। टॉप 10 में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भाई क्या हुआ यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 21 फरवरी 2022 को क्या हुआ है कि लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो क्षेत्र थे यूक्रेन के, इसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसको अलग से मान्यता भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए याद रखना है कि लुहांस्क और डोनेस्क ये किस क्षेत्र, मतलब किस देश के क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा यूक्रेन के, ठीक है। और इसमें जो एक्टिव UN का जो काम था वो फेल हो गया, मतलब UN टोटली फेल हो गया। तो UN के अभी जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उसका अस्तित्व है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा कि भाई रूस से यूक्रेन का युद्ध से अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। UNHRC ने रूस को निलंबित कर दिया। UNHRC क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, मानवाधिकार परिषद, उसने इसको निलंबित कर दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा आएगा कि भाई हाल ही में किस देश ने, या हाल ही में किस देश को UNHRC ने निलंबित कर दिया है, तो ये हो जाएगा अपना रूस को निलंबित किया है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को।
नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चर्चा, संगठन और बैठक के बारे में बात हो रही है। बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहे हैं कि 5वां शिखर सम्मेलन है। तो कहाँ पर हुआ ये, कितने देश है इसमें, कब स्थापना हुई थी, क्या थीम है इसकी, ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। 7 सदस्य देश है भाई, कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत। 7 सदस्य देश है, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, बिम्स्टेक के ये हो गए सदस्य। फुल फॉर्म बोलेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किसकी मेज़बानी में हुआ? श्रीलंका की मेज़बानी में। वर्चुअल तरीके से, वर्चुअल मतलब कंप्यूटर पे बैठ के काम हो गया, ये इसका कहने का मतलब। तो 3 समझौते हुए, इनके मध्य में क्या हुआ भाई? आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक समझौता हुआ। दूसरा बोल रहा है कि राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन। और थर्ड बोल रहा है कि बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना के लिए संस्था के बहिर्नियम। ठीक है, ये 3 समझौते हुए। आगे बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव किससे संबंधित है, ये पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित है, 3 सदस्यीय है ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। अब इसमें 3 देश कौन है? भारत है, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 ही मेंबर है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के लिए। और किस लिए गठित है? क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए। तो इसके बीच में कौन सा सम्मेलन हुआ? 2022 में हुआ। कहाँ पर हुआ? मालदीव के माले में हुआ। ठीक है, ये याद रखना। चौथा नया सदस्य कौन बनेगा? ये हो गया मॉरिशस। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी बता दिया इसमें। अब क्या काम करता है अभी बता दिया कि भाई समुद्र के रास्ते आतंकवाद पर अंकुश लगाना, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, सहमति सदस्य देशों के बीच में बनी है। अब सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य बने हैं नए, और पुराने कौन थे वो पता कर लो। स्थायी तो आपको पता ही है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और आतंकवाद समर्थित चीन। ठीक, अस्थायी सदस्य ये हो जाएंगे अपने कि अभी जो नया आ गया अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके पहले कौन थे? भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या। तो भारत की सदस्यता खत्म हो गई 2022 में। ठीक है, नए बन गए, अब तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसाबा कोरोसी कौन है भाई? ये कौन है? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हिंदी में महासभा बोलेंगे जनरल असेंबली को। इसके 77वां सत्र जो होता है उसका अध्यक्ष बन गया कसाबा कोरोसी। और ये कहाँ का है? ये किस देश के? ये हो जाएंगे हंगरी के। बस इतना याद रखो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि भाई क्या भारत से कभी कोई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष रहा है? हाँ, कौन? भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये है पंडित नेहरू की बहन। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, इसके पहले का एक याद रखोगे 76 नंबर का कौन था? अब्दुल्ला साहिद थे, ये मालदीव के थे। ठीक, एशिया प्रशांत क्षेत्र से। तो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव होता है। अभी अपन यहाँ पे वो चीज़ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जीएस नहीं पढ़ रहे, करंट अफेयर पढ़ रहे कि ज़्यादा अंदर जा करके बताएंगे। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है, कब हुआ? 2022 में हुआ। चीन ने इसकी मेज़बानी की है। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 14 नंबर का मेज़बानी किसने की है? ये की है चीन ने। ठीक, फुल फॉर्म तो पता ही है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 देशों का सदस्य है ये समूह। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? थीम बहुत बड़ी है, ये पूछेगा भी नहीं। अगर आपको आंसर राइटिंग में कभी लिखने की आवश्यकता पड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी थीम आती ही नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आना। जैसी थीम आपको बड़ी दिखी, ये 1 लाइन से बड़ी अगर थीम है तो वो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, देखो मत उसको। I2U2 क्या है? पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ 2022 में। भारत I2U2 का मतलब है 2 आई है यहाँ पर और 2 यू है। ठीक है, तो आई से एक इसराइल, आई से इंडिया, यू से यूएई और यू से यूएसए। ठीक है, तो इनका सम्मेलन हुआ पहला, ये हुआ है किसकी मेज़बानी में हुआ? अमेरिका ने मेज़बानी की है, वर्चुअली की है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो वो सब मुद्दे का बात की जाता है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य संकट, युद्ध, ये वार, और फिर पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ समस्या चल रही है तो उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एससीओ का भी 22वां शिखर सम्मेलन हो रहा है भाई। कहाँ हो रहा है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है, ये आपको याद रखना है, एससीओ का। ठीक, और इसमें कितने सदस्य? एससीओ में 8 सदस्य। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2016 में सदस्य बनाया गया था, ये आपको पता होगा मुझे लगता है। नहीं पता तो अभी तो पता चली गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बस इतना पूछा जाएगा। जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है। अभी बता देंगे बाद में अगर नहीं पता है तो। ठीक है,
तो आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सर के पास, घर के पास इतना शोर शराबा क्यों होता है। शोर शराबा इसलिए होता है क्योंकि घर के पास हमारे रोड है, मेन रोड, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, हम उसको टाइम मैच कर सकते हैं, मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे घर के साइड में बन गया एक हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ की जो नगर पालिका है, बैतूल नगर पालिका ने कॉलोनी के बीच में हॉस्पिटल बनाने की परमिशन कैसे दे दी, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल और खासकर हॉस्पिटल बनाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, भ्रष्टाचार जो सूचकांक है वो उसका सीधा साधा उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कैसे आप किसी कॉलोनी में हॉस्पिटल बना सकते हैं। हॉस्पिटल बनाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, बहुत समस्या होती है मोहल्ले में। प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, आपको पता है सॉलिड और लिक्विड होता है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आपको पता है 2016 का, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, आपदा प्रबंधन या फिर आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आप भी कभी एसडीएम बनेंगे तो आप ऐसी परमिशन नहीं दीजिएगा, क्योंकि आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब सोचिए कोविड-19 में हम 3 महीने घर से नहीं निकले, 3 महीने घर से नहीं निकले क्योंकि हमारे घर के साइड में हॉस्पिटल है, कोविड के पेशेंट आते थे, तो फिर आप कैसे निकलोगे, कैसे रहे हैं ये हमें पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी समस्याएं हैं, आप ये सब समस्या को अभी झेलिए, पता रखिए कि ये समस्या चल रही है मार्केट में, फिर उसके आप जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ये सब चीज़ों पे चोट करना है आपको। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही, क्यों हो रही है, कैसे आपने रेसिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल बनाने की अनुमति दे दी, और वहाँ पर तो पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। एक एक्ट है, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन वो इस एक्ट के तहत यदि अगर हॉस्पिटल के सामने अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं तो आप हॉस्पिटल सील कर सकते हैं। बहुत सारे कानून हैं, कानून दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता। आप कितनी कंप्लेन कर दो नगर पालिका में, यदि आप एक आम व्यक्ति है तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। इसलिए आम व्यक्ति हो ठीक है, लेकिन आम व्यक्ति रहो मत, मतलब आप हमेशा अपने आप को एक मूल्यवान व्यक्ति बनाओ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। चुनाव, सत्ता परिवर्तन, सत्ता संघर्ष के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर बने हैं राष्ट्रपति, ये बस इतना याद रखने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। और इनकी संसद यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्मनी की निजी संसद को कहा जाता है बुंडे स्टेक, ठीक है, याद रखना है, ये शायद पूछ लेगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने, कौन बना है, शहबाज शरीफ बना है, बस इतना याद रखो। आतंकवाद समर्थित देश और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात हो रही कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसको संयुक्त अरब अमीरात का प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, ये याद रखो बस, और कुछ नहीं यहाँ पर। तीसरे राष्ट्रपति, ये भी याद रखो यहाँ पे तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, यहाँ पे कोई नया बन गया है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बन गए, यून सुक सियोल। ईओल है तो इसको सियोल याद रखो, जानबूझकर मैंने सियोल बोला, सियोल क्यों बोला जानबूझकर, क्योंकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ही है ना, तो फिर ईओल से सियोल याद रख लो तो ये से याद हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से भी याद रखना पड़ता है, कुछ भी करिए याद रखना है अपने को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए कौन, एंथनी अल्बानीज प्रधानमंत्री बन गए ऑस्ट्रेलिया के। कोलंबिया के कौन बने हैं भाई प्रेसिडेंट, ये बन गए हैं वामपंथी है, वो कोई भी पंथी अपने को मतलब नहीं उससे, गुस्तावो पेट्रो इनके प्रेसिडेंट है कोलंबिया के, ठीक है। फिलीपींस का कौन बना है, फिलीपींस का क्या बना है पहले तो ये पता करो कि बोंग मार्कोस जूनियर कौन है भाई, ये राष्ट्रपति है। कहाँ का, फिलीपींस का, बोंग मार्कोस बोंग, अजीब नाम है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके बाद है ब्रिटेन के बारे में बात करें तो सभी को पता है ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री, ये नया फैक्ट है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वीडन के बारे में बात हो रही, क्या है कि प्रधानमंत्री बन गए यहाँ के कौन, उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ, ठीक है, स्वीडन। ब्राज़ील की बात करें तो लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा याद रखो, इतना शॉर्ट में ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बन गए। हांगसोंग, ये एक विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष चिकित्सा वाला सेक्शन है, तो इसमें हासोंग 12 क्या है, ये एक मिसाइल है, क्या है देख लो, उत्तर कोरिया की मिसाइल है हासोंग, ये मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी इसने डेवलप कर लिया उत्तर कोरिया ने, तो ये हासोंग 12 वहाँ की मिसाइल है। गाओफेन क्या है, चीन की एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, चीन का है, ठीक है, गाओफेन। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा, ठीक है, निजी यात्रा पहली है तो कौन है, अप्रैल में 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, इतना देखो ईयर अगर याद रखना पड़े तो। अब इसमें यात्री कितने गए, तो 4 यात्री गए, ठीक है। मिशन का नाम क्या था, एक्सियो मिशन। सैटेलाइट कौन था जिसके थ्रू ये गए, तो ये था अपना स्पेस एक्स का फाल्कन राइट रॉकेट था, ठीक है। और क्या है, ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, निजी यात्रा वाला, ये तय देखो। दानूरी क्या है, दानूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है भाई, ठीक है,
याद रखिएगा, और याद नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। दानोरी, दक्षिण कोरिया का जब चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा के लिए अपना एक स्वदेशी उपग्रह है दानोरी, इन्होंने चंद्रमा के ऊपर लॉन्च कर दिया है, ठीक है, याद रखना। तो दानोरी एक्चुअली ऑर्बिटर है, ठीक है, दानोरी ऑर्बिटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए वहां उतरने के लिए उपयुक्त स्थानों का अध्ययन करेगा। तो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर का मतलब क्या है ये देख लो कि ये चंद्रमा है, जैसे मान लो मून है, तो ऑर्बिटर का मतलब ये देखो, ये इसका ऑर्बिट होगा, कक्षा होगी। तो ऑर्बिटर का मतलब यही हुआ कि ये यहाँ पर लॉन्च होगा और ये इसकी परिक्रमा करेगा ऐसे। तो इसमें कैमरे लगे होंगे बहुत सारे, तो अब ये इसका अध्ययन करेगा। अध्ययन कैसे करेगा? फोटोज खींचेगा, बहुत सारी लाखों करोड़ों फोटो भेजेगा, फिर इसका अध्ययन करेगा भाई कहाँ अपन उतर सकते हैं। तो आपको पता है कि इंडियन जो सैटेलाइट था अपना, मतलब चंद्रमा 2 था, तो वो अपना जो लैंडर था, लैंडर जो था, ठीक है, वो लैंडर उतर नहीं पाया। लैंडर मतलब क्या? लैंड करेगा जो लैंडर हुआ, ठीक है, रोवर जो चलेगा रोवर होगा। तो विक्रम था अपना, ठीक है, तो वो उतर ही नहीं पाया क्योंकि 2.1 किलोमीटर पहले ही वो अपना पाथ खो बैठा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अंदर से जा करके थोड़ा सा कोशिश करो, कभी तो जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ये कौन सा नंबर का देश है? 7वां हो जाएगा। चीन, जापान, भारत के पश्चात एशिया का चौथा हो जाएगा, ठीक है, विश्व का 7वां, एशिया का चौथा। मंगल मिशन के बारे में बात हो रही है कि नासा लॉन्च करेगा मंगल मिशन कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा 2033 में लॉन्च करेगा। ईयर एग्जैक्ट आने वाला है, कुछ मत करो, याद रखो, बार बार देख लो। मंगल मिशन 2023 नहीं है, 2033 है, 2033, 2033, 2033, ठीक। कुआफू क्या है? कुआफू ये हो जाएगा चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की पूरी संभावना है। कुआफू 1 क्या है? सौर वेधशाला है, स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जो कि चीन की है, ठीक है। किससे लॉन्च कर रहे हैं ये छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं कि चीन विभिन्न देशों की विशिष्ट गतिविधियाँ क्या है? विशिष्ट गतिविधियाँ कि भाई चीन में जो 2022 में वर्ष बनाया है वो कौन का बनाया है? चीता वर्ष, बस इतना है। तो 2023 का कौन सा बनाएंगे आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीलंका में क्या हुआ था आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था और राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे की नीतियों की विफलता के कारण हुआ ये, ठीक है। नया प्रधानमंत्री कौन बना है आपको बताना। इंडोनेशिया की स्थानांतरण हो गया किस चीज़ का? राजधानी का। तो पहले ये अपनी, आपको पता ही है, जकार्ता थी, तो इसको डूब रही है ना। और इन्होंने बोला कि भीड़ भाड़ और प्रदूषण की वजह से एक्चुअली वो डूब रही है, ठीक है। तो वाटर का जो लेवल है सागर का, समुद्र का, वो बढ़ रहा है, इस वजह से डूब जाएगी 2050 तक, 30 तक, 50 तक, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने बोर्नियो द्वीप पे इसको बोला है कि हम लोग वहाँ डाल देंगे, इसको हस्तांतरित कर देंगे। तो कैसे? वहाँ जो बनाएंगे वो नूसंतारा या नूरसंतारा इसका नाम हो जाएगा, बोर्नियो आइलैंड पे इसकी नई कैपिटल होगी। पाकिस्तान का क्या हुआ है? 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में डाला था FATF की, और अभी हाल ही में निकाल दिया गया इसको बाहर में, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट के हिसाब से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। नेपाल क्या है? नेपाल मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ है, तो बस इसमें ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है? नेपाल, बस इतना देखो, नाम भी पूछा नहीं जाएगा। स्कॉटलैंड के बारे में क्या बात हो रही है कि स्कॉटलैंड ने क्या किया? अगस्त 2022 में सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ये बोला जा रहा है। तो सैनिटरी पैड निःशुल्क किस देश के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे? स्कॉटलैंड के द्वारा। और विश्व का पहला देश है, ये याद रखने की आवश्यकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला देश बन गया जो सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। पराग्वे के बारे में बात हो रही है, पराग्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला अपन सेक्शन पूरा खत्म करके ही वीडियो को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद अपन स्पोर्ट्स या अवार्ड वाला सेक्शन देखेंगे, इकोनॉमिक सेक्शन बाद में देखेंगे। तो भारतीय दूतावास की स्थापना की गई पराग्वे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक अर्जेंटीना में जो कार्यालय था वहाँ से इसका काज देखा जाता था, लेकिन अभी पराग्वे में इसकी स्थापना की, ठीक है, याद रखना पराग्वे की हो सकता है, तो वहाँ जा करके कैपिटल देख लेना, ठीक है। मलेशिया के बारे में बात हो रही है कि इसका जो पूर्व प्रधानमंत्री था नजीब रजाक, उसको क्या हुआ है? उम्र कैद हुआ है शायद भ्रष्टाचार के मामलों में, ठीक है। कजाकिस्तान की जो राजधानी थी अस्ताना, उसका नाम था नूर सुल्तान कर दिया गया था, फिर नूर सुल्तान से फिर अस्ताना कर दिया था, ये आपको याद रखना और कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय छतिया इंटरनेशनल लेवल पे कौन का निधन हुआ है? डेविड सोसोली। कौन है ये? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष है डेविड सोसोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सोसोली का निधन हुआ। रॉडनी मार्श कौन है? रॉडनी मार्श ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, और याद रखो बस इतना ही है, रॉडनी मार्श क्रिकेटर थे। क्रिकेटर का निधन बहुत ज़्यादा हुआ है इस साल, इसमें आपको बहुत सारे, जैसे शेन वॉर्न का भी निधन हो गया, आपको पता है, क्रिकेटर थे ये, ठीक है। उसके बाद आपको एंड्रू सैमंड भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, शेन वॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जो क्रिकेट नहीं देखते उनको देश देखना पड़ेगा। एंड्रू सैमंड भी क्रिकेटर थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान का निधन हो गया, तो UAE के राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। तो जो सबसे अमीर व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति बन जाता है यहाँ का, ये इनका तरीका है।
फिदेल भी रामोस कौन है ये? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ये इनका भी निधन हो गया। फिलीपींस ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसराइल और फिलीपींस हमेशा न्यूज़ में होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। शिंजो आबे का भी निधन हो गया, ये पूछ चुका है पटवारी में और आबकारी में पूछ चुका है, तो अब पूछा जाने की संभावना है नहीं। ठीक है। अयामन अल जवाहिरी कौन है? ये हो जाएगा अमेरिका का दुश्मन था, तो इसको मारा गया है काबुल में, इसको ड्रोन से निपटा दिया। ठीक है। अयान अल जवाहिरी, जो भी नाम है उठ पड़ा उसका। मिखाइल गोर्बाचोव कौन है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी रह चुकी है। तत्कालीन सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ USSR, ये था, इसका विघटन हो गया था इनके समय में, ये याद रखो और कुछ नहीं। 1991 के बारे में बात हो रही है, तो भाई 16 देशों में डिवाइड हो गया। तो अब इन्होंने जो खुली नीति लाई थी उसका नाम पूछा जाता है, और वो मेंस के लेवल के हिसाब से होता है, लेकिन अब मेंस में बचेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई अब विश्व इतिहास उसने हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर में नहीं लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बट 1991 में हमारे यहाँ भी उदारीकरण अपनाया गया था, तो उसको कंपेयर करके बता सकते हो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई इकोनॉमी से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ पर इनका नाम मेंशन कर सकते हो। यही तो बात होती है कि आपका नॉलेज का लेवल देखा जाता है कि भाई कितना अंदर का डीप का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बंदा नॉलेज रखता है, कि कैसे लिंक कर देता है बाहर की चीज़ों को अंदर की चीज़ों को। सिर्फ यही चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने वाले, इसमें खुलापन लाने के लिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्त, उनके प्रयासों ने संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की। तो ये इनकी जो ये दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, ब्रिटेन की महारानी थी, इनका निधन हो गया हाल ही में, इतना देखो। ठीक है। तो 15 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की थी, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है, और कुछ ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। एस्टन कार्टर का निधन हो गया। कौन थे? अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री थे एस्टन कार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बस याद रखोगे तो वो भी काम हो जाएगा। इसका देखिए कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या, अर्थ आवर के बारे में बात हो रही है। तो आपको पता है एक समय पर हम विद्युत बंद कर देते, बिजली आपूर्ति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपन यूज़ करना बंद कर देंगे, तो 8:30 से 9:30 होता है। ठीक है। शनिवार के दिन, प्राय शनिवार को ही किया जाता है, ये मार्च का किसी शनिवार के समय किया जाता है, ताकि हम जो संसाधन है उसका संरक्षण कर सके। और ये कौन करता है? WWF के द्वारा शुरुआत की गई थी, और 2023 में कब बनाया गया है ये पूछा जा सकता है, कि 25 मार्च को किया गया था, 25 मार्च। ठीक। अर्थ ओवरशूट डे कब बनाया गया? 2022 में, 2023 में, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अर्थ ओवरशूट का मतलब ये होता है कि भाई जो एक साल के जो संसाधन होते थे, जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, आपने 1 महीने का किराना लाया था, ठीक है, जितने का भी लाया था। अब मैंने तो खरीद के लाया, 1 महीने का किराना था मेरे पास, लेकिन मैंने उसको 20 दिन में ख़त्म कर दिया, तो मेरे 10 दिन लैप्स हो गए। तो 10 दिन के लिए मैं क्या करूँगा? तो ये जो 20 दिन में मैंने ख़त्म किया संसाधनों को, यही हुआ अर्थ ओवरशूट डे। मतलब अर्थ में जितने संसाधन मौजूद है 1 साल के लिए, आप कब तक ख़त्म कर देते हो? आप ख़त्म कर देते हो 29 जुलाई में ख़त्म कर दे रहे हो, सोच रहे हो? तो फिर आप बाकी के जो महीने बचते 5 महीने, तो वो क्या करोगे? 5 महीने भूखे मरोगे। तो ये चीज़ ये इंसान कर रहा है, ये हम ही कर रहे हैं, मतलब हम इतना उपभोग कर रहे हैं संसाधनों का। सोचिए, कोई तरीका नहीं है किसी चीज़ का। तो 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे बनाया था 2021 में। तो 2023 का कब बना था ये पता होना चाहिए, 2022 का पता होना चाहिए। 2023 का भी हुआ नहीं है, 2022 का 28 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 28 जुलाई 2022 को। तो ये देखो अलग अलग साल का अलग अलग है। कुछ लोग मतलब अगस्त में ख़त्म हो रहा था पहले, अभी जुलाई में ख़त्म होने लगा, फिर अगस्त में, फिर जुलाई। अभी समय आएगा कि इससे भी कम होता रहेगा, फिर हमारे पास शायद 2 महीने का भी बच जाए तो बहुत है। तो 1987 में पहला अर्थ ओवरशूट डे बनाया गया था। 1987 में WWF इससे संबंधित है। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है इसको। हिटलर की घड़ी का नीलाम कर दिया तो हमको कोई मतलब नहीं इससे। इसका अगर कुछ एडिशनल में नाम होता है हिटलर की घड़ी का तो बात अलग थी कि चलो ठीक है, ये इस घड़ी को नीलाम कर दिया, लेना ना देना कोई मतलब नहीं। वैश्विक शांति आयोग के बारे में बात हो रही है, इसका गठन किया किसने किया और कौन कौन सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी। ठीक है, कैसे कि मेक्सिको ने इसका गठन किया, अगस्त 2022 में किया है। इसके राष्ट्रपति को ने आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, ये इसके लोपेज ओब्राडोर करके याद रखो, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इसका गठन किया। तो ये 3 सदस्य कौन है वैश्विक शांति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस है, और दूसरा पोप फ्रांसिस है, तीसरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जी शामिल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पता करो। मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि किया जाना है। ठीक है, वैश्विक शांति की स्थापना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें देखिए। फिर इसके बाद जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, तो ये अपन इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जो है वो काम की है और काम की नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले इसके बाद अपन जो देख रहे हैं टॉपिक वो पार्ट 3 में आएगा। वो पार्ट 3 में आएगा, वो क्या आएगा वो बता देता हूँ।
इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान मतलब चर्चित संक्षेप मतलब फुल फॉर्म जो थे, पुरस्कार जो थे, ये एकदम वन लाइनर है, ये तुरंत आपका होगा और यहाँ से आपका बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो अगर लाना है 3rd नंबर को तो सेकंड और फर्स्ट वीडियो को अच्छे से शेयर करो, ठीक है। तो इसके बाद अपन ये कोशिश करेंगे कि इसको आपको करवा दे ताकि आपका बहुत जल्दी हो जाए, और अपन जो तरीके से करवाते हैं बार बार बोलते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। सुनने में जल्दी याद होती है चीज़ें, ठीक है, फिर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें सब कुछ कवर है, कुछ भी आपको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास मैगजीन नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आप अगर पिछड़े थोड़े से जो आकांक्षी जिले में रहते हैं या फिर आप कहीं गांव में रहते हैं आप, लेकिन पीएससी की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हैं कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे एक अधिकारी बनना है, मेरे को अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने राज्य की तस्वीर बदलनी है, अगर आपकी ऐसा डेडिकेशन है तो बिल्कुल आपके लिए ही ये शुरुआत की गई है। हम तो कोई पैसा लेते भी नहीं हैं आपसे, ठीक है। आप लोग जो थोड़ा बहुत इसको शेयर कर देते हैं उससे थोड़ा बहुत बनता है तो हम उसको ले लेते हैं। देखिए आपको एक बार कमाई अगर दिखाएंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि आपका इसमें होता क्या है सर, ये बताइए। ये देखिए हमारी कमाई 219 लाख रुपए ठीक है, तो इस प्रकार से कमाई होती है। और फिर आप लोग सपोर्ट ही नहीं बनाते। देखिए यहाँ पे मैथ्स का एक वीडियो बनाया था तो उसको भी नहीं चलाइए, और आपकी तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ के वीडियो डाले जा रहे हैं इसको भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट बनाए रखिए, कुछ तो फ़ायदा कर पाइए कम से कम, ताकि हम लोग कुछ तो थोड़ा बहुत खर्चा निकल सके। ये जो टाइम दे रहे हैं ये मान के चलिए, जो हम टाइम दे रहे हैं आपके लिए वीडियो बना के ला रहे हैं उसका कुछ निकल ही नहीं रहा है, मतलब हम निःशुल्क ही करवा रहे हैं आपके लिए। अब ये 219 रुपये इतने सारे वीडियो डालने पर आया है तो इसको कितना रुपये पॉइंट मतलब पैसा और आना तो ये मुझे लगता है कि बहुत समय पहले चलता था, 1950-60 के बारे में बात हो रही है। तो ये तो आप मतलब टोटल लॉस वाला काम कर रहे हो सर, ये बात तो सही है। तो आपको कायदे में बंद कर देना चाहिए। तो क्या करें, लेकिन बंद करने की इच्छा नहीं होती नहीं, क्योंकि बहुत समय से आप लगे हुए हैं और ये संख्या जब देखता हूँ मैं तो ये हमारे फैमिली मेम्बर्स है, तो इनके लिए शुरुआत की गई थी तो इनके लिए बंद नहीं कर सकते आप। एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो हम हमारा जो एटीट्यूड है वो आगे बढ़ने वाला है, पीछे नहीं बढ़ते हम कभी, पीछे नहीं चलना है अपने को, हमेशा आगे रहना है, आगे का ही सोचना है, पीछे कभी देखते नहीं हम, ठीक है। आगे देखो तो आपके तरफ से सपोर्ट बनेगा। मुझे लगता है कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए, सर के जो ऐड आते हैं है ना यूट्यूब पे, वो अगर ऐड देख ली जाए तो सर को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा, है ना। बाकी कभी डोनेट कर दे थोड़ा बहुत तो भी ठीक है कि चलो ठीक है 10 20 50 100 अगर ऐसा डोनेट कर देंगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम तो वैसे मांगते नहीं हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये तो बोल देता हूँ ताकि आप लोग कर दे तो शायद अच्छी बात है, ठीक। ये देखिए एक वीडियो जो अपन ने डाला था सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ का, उसमें सब्सक्राइब जो बंदे हैं या फिर जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है वो 29% है, इस लगभग 1.13 लोगों ने देखा है। तो ये इतने लोग जो है देखे, लेकिन नॉट सब्सक्राइब 70% लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है। और फिर मेल फीमेल का तो रेशो ठीक है कि जो हमारे लड़के लोग हैं वो ठीक ठाक तरीके से देख रहे, लड़कियां भी देख रही, पीछे नहीं है, इनका भी मतलब अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट कर देंगे तो थोड़ा फाइनेंशियली भी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सकता है उतने करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।